मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का लेसन है नीम की ईंट, जो श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित एक निबंध है। राम वृक्ष बेनीपुरी न केवल एक साहित्यकार थे, वरन ये एक विशिष्ट और वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके साथ ही साथ ये एक पत्रकार थे और इनकी पत्रकारिता में तथा इनके साहित्य में राष्ट्र प्रेम का स्वर हमेशा से मुखर रहा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी संपादक भी थे, साहित्यकार भी और स्वतंत्रता सेनानी भी। इसलिए इनकी सभी रचनाओं में हमें कहीं न कहीं देश प्रेम का स्वर दिखाई देता है। हमारा आज का लेसन है नीम की ईंट, जो एक निबंध है। और इस निबंध में जो सबसे बड़ी विशिष्टता है वह यह है कि लोगों का दृष्टिकोण समय समय पर परिवर्तित होता रहता है और लोगों के दृष्टिकोण का आधार बाह्य आकर्षण होता जा रहा है। हमारी आज की दुनिया में लोग वास्तविकता के ठोस धरातल को नहीं समझ पाते, जीवन के ठोस सत्य को नहीं समझ पाते और दुनिया के बाह्य आकर्षण पर ही मुक्त रहते हैं। जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इसी का उदाहरण देने के लिए उन्होंने नीम की ईंट का सहारा लिया है और यह बताने का प्रयास किया है कि जब भी किसी भवन का निर्माण होता है तब उसमें सबसे बड़ा योगदान नींव का होता है। यदि नींव मजबूत हो तो उस भवन का निर्माण सकुशल होता है और वह भवन स्थायी होता है, मजबूत होता है। और उस नींव का निर्माण होने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वह नींव की ईंटों का होता है। नींव की एक एक ईंट अपने आप को जमीन के अंदर धंसकर समर्पित कर लेती है, तब कहीं जाकर एक अच्छा मजबूत सुंदर भवन तैयार होता है। और जब वह भवन तैयार हो जाता है तो लोग नींव की ईंट की ओर ध्यान भी नहीं देते। उनका ध्यान भी नहीं जाता है कि इसकी नींव में कितनी ईंटें हैं और कैसी हैं और उनका रूप रंग कैसा है। लोग प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस भवन की, उसके बाह्य रूप रंग की और उसके बाहरी डिजाइन की। कोई भी नींव की ईंट के बारे में बात नहीं करता। लोग अगर किसी भवन के बारे में बात करते हैं तो उसके बाहरी सुंदरता और उसके बाहरी डिजाइन, उसके कंगूरों को लेकर कि कहाँ किस मकान में क्या खूबी है, कैसा उसका डिजाइन है, कैसा उसका रूप रंग है। कुल मिलाकर बात वही कि लोगों का ध्यान सिर्फ बाह्य आकर्षण पर होता है, आंतरिक धरातल पर, जीवन के ठोस सत्य पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार हमारा समाज और हमारा राष्ट्र भी है। हमारे समाज और राष्ट्र को सुदृढ़, सुसंपन्न, खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए तमाम समाज सेवियों, हमारे राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए तमाम राष्ट्र प्रेमियों और उन शहीदों, सेना नायकों और सभी समाज सेवियों का, समाज सुधारकों का सहयोग रहता है, जो समाज को उन्नत बनाने में और श्रेष्ठ बनाने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। परंतु जब समाज उन्नत और समृद्ध हो जाता है तो लोग सिर्फ उसका लाभ उठाते हैं, सिर्फ उसके बाहरी दुनिया, बाह्य आचरण पर ध्यान देते हैं। किसने क्या योगदान दिया, किसके सहयोग और समर्पण से यह राष्ट्र तैयार हुआ, यह समाज तैयार हुआ, उनकी एक एक योगदान को लोग कभी याद भी नहीं करते और उन्हें भूल जाते हैं। चाहे वह हमारे सेना नायक हो, राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र पर बलिदान होने वाले शहीद हों, या फिर समाज का सुधार करने वाले तमाम समाज सेवी, तमाम समाज सुधारक। हम उनको भूल जाया करते हैं। हम सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, समाज के लाभ और उसकी एकता के बारे में नहीं सोचते, देश के लाभ और देश की एकता के बारे में नहीं सोचते और न उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस राष्ट्र और इस समाज का निर्माण करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसी बात को प्रकट करने के लिए श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने यह निबंध लिखा है, जो आज हमारी चर्चा का विषय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का निबंध, नीम की ईंट। वह जो चमकीली, सुंदर, सुघड़ इमारत है, वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है?
दुनिया बाहरी चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। रामकृष्ण बेनीपुरी ने पहला प्रश्न ही यही उठाया है कि जब हम किसी भवन को देखते हैं तो हम सिर्फ उसके बाह्य आवरण को देखते हैं, उसके ठोस धरातल की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। क्या कोई है जिसका ध्यान इस ओर जाता है? आगे भी लिखते हैं, ठोस सत्य सदा शिव होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं तथा साथ ही जिया करते हैं। वे कह रहे हैं, जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत तो चलता है, पर कभी कभी जीवन का सत्य बड़ा कठोर होता है और प्रायः हम देखते हैं कि संसार में जो भी वस्तुएं कठोर होती हैं वो प्रायः सुंदर नहीं होती। लेखक का कहना है कि कठोरता और भद्दापन साथ साथ चलते हैं। जो कठोर होता है वह सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं है, प्रायः वह सुंदर नहीं होता। शायद इसीलिए जीवन के जो सत्य कठोर हैं हम उन्हें देखना नहीं पसंद करते, उनकी ओर ध्यान देना नहीं पसंद करते, क्योंकि जीवन के वे सत्य कठोर होने के साथ ही साथ शायद भद्दे होते हैं और हम हमेशा सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं। और वह भी कैसी सुंदरता? जो बाह्य सुंदरता है। बाहरी रूप रंग, बाहरी दिखावे, बाहरी व्यवहार पर ही हम आकर्षित होते हैं। जीवन के सत्य की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, भद्दा होता है, ठोस होता है, उसमें सुकुमारता और सुंदरता नहीं होती। इसीलिए कवि कहते हैं कि ठोस सदा सत्य होता है और ठोस सत्य सदा शिव होता है, यानी कि कल्याणकारी होता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जो सत्य है वह सदैव कल्याणकारी होता है, परंतु सदैव सत्य सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रायः जो ठोस होता है उसमें भद्दापन भी होता है, वह सुंदर हो यह आवश्यक नहीं। यहाँ भी बात दृष्टिकोण की आती है कि लोग हमेशा बाह्य सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं, शायद इसीलिए सत्य की ओर ध्यान नहीं देते कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। लेखक कहते हैं, हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए हम सत्य से भी दूर भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं कि हम अगर सत्य से दूर नहीं भागते तो हम किसी मकान की प्रशंसा करते वक्त, किसी इमारत की प्रशंसा करते वक्त उसकी प्रशंसा में किए जाने वाले जो शब्द हमारे हैं, उसकी प्रशंसा में गाए जाने वाले जो गीत हैं, सबसे पहले हम उसके नींव की ईंट से उस गीत की शुरुआत करते, अर्थात हमारी प्रशंसा का जो स्वर है वह सबसे पहले नींव की ईंट की प्रशंसा से आरंभ होता, न कि उसके बाहरी रूप रंग और उसके डिजाइन से। वह ईंट धन्य है जो कटछट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो कि जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। क्यों? इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की आस्ति नास्ति निर्भर करती है। लेखक नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों की प्रशंसा में एक एक वाक्य लिखते हैं। वे कहते हैं, वह ईंट धन्य है जो कटछट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कंगूरा यानी भवन के ऊपर बने हुए जो सुंदर सुंदर डिजाइन्स होते हैं, जिन्हें हम कंगूरे कहते हैं, उनका कहना है कि वह ईंट धन्य है जो कटछट कर ऊपर चढ़ती है और कंगूरे की सुंदर डिजाइन में बदल जाती है और लोग उस डिजाइन की तारीफ करते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे धंसती है, अर्थात जमीन का जब भी किसी भवन का निर्माण होता है तो सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है और उस नींव डाले जाने के लिए एक लंबी सी नाली जो बहुत गहरी हम बनाते हैं, कहते हैं कि जितनी गहरी नींव होगी उतना ही ज्यादा मजबूत हमारा
हमारा जो भवन है उसका आधार उतना ही मजबूत होगा, और जब भवन का आधार मजबूत होगा तो उतना ही हमारा भवन मजबूत होगा। इसीलिए लेखक का कहना है कि उस कंगूरे की ईंट से कहीं ज्यादा धन्य वह ईंट है जो अपने आप को जमीन के नीचे 7 हाथ नीचे जाकर धंसा लेती है, जिसकी मजबूती पर ही मकान की मजबूती निर्भर है। उनका यह स्पष्ट संकेत है कि हम एक समृद्ध राष्ट्र का अंश हैं, हम एक समृद्ध समाज का अंश तो हैं, लेकिन उस राष्ट्र और समाज को समृद्ध बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए, उन लोगों की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। पर लेखक अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं कि मैं उन लोगों को बड़ा धन्य समझता हूँ, धन्यवाद है उन लोगों को, और धन्य है वे लोग जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज, इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। भवन का ही उदाहरण देते हुए वे आगे लिखते हैं कि क्यों इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर है। वे प्रश्न करते हैं कि क्यों मैं इसे धन्य मानता हूं, क्यों इसी की मजबूती पर ही सारे मकान की मजबूती निर्भर है, क्योंकि वही पहली ईंट जो जाकर धंसती है वही अन्य ईंटों को भी प्रेरणा देती है। अर्थात समाज में कोई एक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा होता है और उसी का समर्पण, उसी का आदर्श लेकर अन्य लोग भी उससे जुड़ते जाते हैं और समाज को एक मजबूत आधार दे पाते हैं। जिस प्रकार एक भवन के निर्माण में नींव की ईंट की पहली जो ईंट होती है वह अपना योगदान देती है और अन्य ईंट उससे प्रेरित होकर के नींव की ईंट बनते हैं और किसी भवन को एक मजबूत आधार मिल पाता है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। लेखक का कहना है, रामवृक्ष बेलीपुरी जी, जिनकी सभी रचनाएं राष्ट्र प्रेम पर समर्पित हैं, यह निबंध भी उनका ऐसा निबंध है जिसमें राष्ट्र प्रेम ही आधार है। उनका साफ कहना है कि यदि नींव की एक ईंट को हिला दिया जाए तो पूरा भवन जर्जर होकर गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि समाज के जो आधारभूत तत्व हैं, जो हमारे समाज की मजबूती है, एकता है, जो सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मानदंड है, उनको आप जरा सा हिला दीजिए तो पूरा राष्ट्र, पूरा समाज भी विखंडित हो जाएगा। इसीलिए समाज के लिए उन राष्ट्र नायकों, उन राष्ट्र के समाज सुधारकों का हमें सम्मान करना चाहिए, जिनके सहयोग से, जिनके समर्पण से इस राष्ट्र का, इस समाज का निर्माण होता है, ताकि हमारा राष्ट्र और समाज एक समृद्ध और एक खुशहाल राष्ट्र बन सके, एक खुशहाल समाज बन सके। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले, वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो सबसे ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। लेखक कहते हैं कि कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। लेखक का कहना है कि जब समाज समृद्ध हो जाता है तब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि इस समाज की यह खूबी है, इस राष्ट्र की यह खूबी है, लेकिन उन खूबियों को तैयार करने में जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें तो हम याद नहीं करते। तो हमें, जैसे कि हम किसी भवन के गीत गाते हैं तो हम भवन के गीत गाने वाले, उसके डिजाइन, उसके रूप रंग, उसके बाह्य आकर्षित करने वाले जो डिजाइन हैं, कंगूरे हैं, उनके गीत गाने वाले हम लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आइए हम उस नींव की ईंट के भी गुणगान करें, जिसके अपने समर्पण के कारण यह मजबूत भवन बनकर तैयार हुआ। वे कहते हैं, इसका कारण बताते हुए, क्योंकि वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। हमें क्यों उस नींव की ईंट के गीत गाने चाहिए? सबसे पहले क्योंकि उसी ईंट के समर्पण के बल पर आज यह भवन तैयार हुआ है, यह कंगूरा तैयार हुआ है, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जिसका हम लाभ उठा रहे हैं। दूसरा कारण वे कहते हैं कि वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो सबसे ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हम नींव बनाते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो सबसे पक्की और मजबूत ईंटें हैं वही नींव में जाए, वही नींव में लगे और वही मकान को सबसे
बड़ा मजबूत आधार दे। अगर वही सबसे मजबूत ईंट ऊपर कट छटके लगती तो कंगूरे भी और मजबूत और सुंदर दिखते। तो इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को दिखाने की चेष्टा नहीं की, अपने आप को प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की, बल्कि अपने आप को जमीन के अंदर समर्पित कर दिया ताकि लोगों को एक सुंदर भवन मिल सके, एक सुंदर कंगूरा देखने को मिल सके। इसलिए हमारी दृष्टि में उस नीम की ईंट का महत्व कंगूरे की ईंट से कहीं ज्यादा है। और हम सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, समाज के सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी बाह्य आकर्षण में बंधकर किसी वस्तु, किसी भवन या किसी समाज की इस प्रकार प्रशंसा करें, किसी भी चीज की इस प्रकार प्रशंसा करें कि जिसमें सिर्फ उसका बाह्य आकर्षण आता हो, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसको बनाने में जिन लोगों का योगदान है, उसे तैयार करने में जिन लोगों का योगदान है, या जिन परिस्थितियों, जिन वस्तुओं का योगदान है, हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि उसके समर्पण के बिना तो न यह भवन तैयार हो सकता था, न समाज और न राष्ट्र। इसलिए किसी भी समृद्ध राष्ट्र और समाज और किसी भी अच्छे, मजबूत और सुंदर भवन, इन सभी के लिए आवश्यक है कि उसके आधारभूत तत्वों की तारीफ की जाए, उसकी प्रशंसा की जाए और उसके महत्व को समझा जाए। आज निबंध के पहले भाग में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। निबंध के दूसरे भाग में इसके आगे की भाग चर्चा होगी। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।